Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Randwa Duban, Sahibganj, Pratapgarh. Today, boys and girls, we are going to study parasympatholitic drugs. इसके पहले हम लोगों ने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपका एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में इसके पहले हमने आपको कोलिनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बता दिया। आज हम आप लोगों को बताते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। तो आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि कितने नामों से पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द पॉइंट। देयर आर सम क्वेश्चन बाय द नेम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ध्यान से सुनिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने नामों से ये पूछा जा सकता है। तो पहला कि इसका क्या नाम है, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथो कहने का मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और लाइटिक्स यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य को ब्लॉक कर दे। दूसरा क्या है आपका, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कोलिनर्जिक है, तो हम इसको कह सकते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं, या हम इसे कोलिनोलिटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के कार्य को ब्रेक डाउन कर दे रहा है। अगला है क्या है, इसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो मस्करैनिक रिसेप्टर के थ्रू अपना कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसे एंटी मस्करैनिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन चाहे आपका पैरासिम्पैथोलाइटिक्स पूछ ले आपसे, चाहे आपका कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट पूछ ले, चाहे कोलिनोलिटिक्स पूछ ले, चाहे पैरासिम्पैथोलिटिक्स पूछ ले, चाहे आपका एंटी मस्करैनिक पूछ ले, सबका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो अभी हम बात ये करते हैं कि आप अपना ये जो मेडिसिन है पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या आपका एंटीकोलिनर्जिक, ये कार्य कहाँ करता है, किस तरीके से अपना एक्शन करता है। तो ये अपना एक्शन कैसे करता है, ये अपना एक्शन क्या करता है कि जहाँ पे एसिटिलकोलिन जाके बाइंड हो जाता है वहीं पे जाके ये अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे एक आपको नर्व सिस्टम दिख रहा है, तो ये आपका गैंग्लिया है, ये क्या है आपका गैंग्लिया है। और कैसा ये पूरा सिस्टम है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो गैंग्लिया के पहले वाले नर्व फाइबर को बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या बोलेंगे इसे, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया पे आपके एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, यहाँ भी आपका एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है आपका इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व की जो एंडिंग होगी वो इफेक्टर ऑर्गन में होगी और यहीं पे आके समाप्त होती है और यहीं पे अपना आके कार्य दिखाएगी। और जो हमारा मस्करैनिक रिसेप्टर होता है वो ये इन्हीं इफेक्टर ऑर्गन्स पे हमारा मस्करैनिक रिसेप्टर होता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एक्चुअली ये क्या करती हैं कि ये आपके एसिटिलकोलिन के रिलीज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि क्या होता है कि जहाँ पे एसिटिलकोलिन जाके बाइंड होता है आपके मस्करैनिक रिसेप्टर पे, वहाँ पे जाके खुद बाइंड हो जाती हैं और एसिटिलकोलिन को बाइंड होने के लिए उसके पास जगह ही नहीं बचती। एक तरीके से सोचिए तो जैसे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कि 50 सीटें होती हैं और एग्ज़ाम देने वाले 500 लोग होते हैं, तो वही लोग उस सीट को पाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि उस मस्करैनिक रिसेप्टर पे अगर दोनों ड्रग्स हैं, कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक दोनों हैं, तो कौन सी जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगी। तो ध्यान से सुन लीजिए, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वही जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी हिंदी में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वही जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और अदर वन क्या होगा, वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। यदि कोलिनर्जिक ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा है तो वो कोलिनर्जिक ड्रग्स जाएगा रिसेप्टर पे, मस्करैनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और उसका इफेक्ट कोलिनर्जिक का इफेक्ट प्राप्त होगा। और यदि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दें और अगर यदि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की मात्रा कोलिनर्जिक ड्रग्स से ज़्यादा है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कोलिनर्जिक को रिप्लेस कर देगा और स्वयं जाके मस्करैनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और कोलिनर्जिक के प्रभाव को
समाप्त कर देगा, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स किसी भी प्रकार से एसिटिलकोलिन के रिलीज को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे एक फिगर के द्वारा हमने आपको दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये आपका इफेक्टर आर्गन है, इफेक्टर आर्गन के ऊपर ही ये आपका क्या है, मस्करैनिक रिसेप्टर है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इफेक्टर आर्गन पे ऊपर क्या है आपका, ये मस्करैनिक रिसेप्टर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपकी जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, ये जाती हैं और रिसेप्टर पे कहाँ पे बाइंड हो जाती हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगी एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द एसिटिलकोलिन, और एसिटिलकोलिन के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देख लें तो यहाँ पे ये हमारा मस्करैनिक रिसेप्टर एक है और ये हमारा मस्करैनिक रिसेप्टर दूसरा है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो केस है वो ध्यान से देखिए। पहले केस में क्या है कि ये आपका मस्करैनिक रिसेप्टर है और यहाँ पे एसिटिलकोलिन बाइंड हुआ है। ये आपका क्या है, मस्करैनिक रिसेप्टर है और यहाँ पे ये एसिटिलकोलिन है, ये क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। और यहाँ पे हमको कोलिनर्जिक इफेक्ट यानी जो भी कोलिनर्जिक का इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। परंतु जब हम इसे क्या दे रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो ये आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटिलकोलिन की मात्रा से ज़्यादा है, तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, एसिटिलकोलिन को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और स्वयं आके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी जो एसिटिलकोलिन है वो आपके रिसेप्टर को छोड़ के बाहर चला गया और जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग थी वो क्या के मस्करैनिक रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कोलिनर्जिक इफेक्ट ब्लॉक। यहाँ पे जो कोलिनर्जिक इफेक्ट था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्यों, क्योंकि अब एसिटिलकोलिन मस्करैनिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं है, जबकि रिप्लेस हो गया है किससे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के। अगर हम इस एसिटिलकोलिन की मात्रा को बढ़ा दें तो पुनः क्या होगा, एसिटिलकोलिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और ये आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यानी कहने का मतलब कि कंपटीशन होता है, जैसे एक फूल दो माली पुरानी फिल्म आई है, जैसे एक हीरोइन के पीछे दो हीरो परेशान रहते हैं अक्सर पुरानी फिल्मों में। उसी प्रकार से क्या होता है कि एक रिसेप्टर होता है जिसपे कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दोनों आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जिसकी मात्रा या जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और जैसी ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होगी वैसा ही इफेक्ट हमको प्राप्त होगा। यानी यदि अगर मस्करैनिक रिसेप्टर पे एसिटिलकोलिन बाइंड होगा तो हमें कोलिनर्जिक इफेक्ट प्राप्त होगा, और यदि मस्करैनिक रिसेप्टर पे एसिटिलकोलिन बाइंड नहीं है, उसकी जगह पे एंटी कोलिनर्जिक बाइंड हो गया, तो अब हमको कोलिनर्जिक इफेक्ट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि कम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्करैनिक रिसेप्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी में, और एज वेल एज ये आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में भी आप इसका इसी तरीके से अगर आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आएगा तो हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन जितना चीज़ मैंने आपको बताया वो सारा लिख देना है और उस मेडिसिन को डिटेल कर देना है जिस मेडिसिन का नाम देके पूछा जाएगा। यदि अगर पूछ लीजिए आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के क्वेश्चन में कि व्हाट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड डिस्क्राइब द नियोस्टिग्मिन डिटेल, तो अगर आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पूछा तो जितना मैंने अभी आपको बताया इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ये पूरा पेज उसमें लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद फिर आपको जैसे नियोस्टिग्मिन पूछ लिया या फाइसोस्टिग्मिन पूछ लिया या जिस भी मेडिसिन के बारे में पूछ लिया, फिर आप उसको स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा ऑफिशियल्स उसकी सारी चीज़ें उसमें लिखना पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि कौन जो क्लासिफिकेशन क्या है। बेलाडोना एल्कोलाइड, तो बेलाडोना मतलब आपके धतूरा से, यानी बेलाडोना से जो एल्कोलाइड प्राप्त होता है उसमें से कौन सी है आपकी, तो पहले से कौन सी है आपकी एट्रोपिन है और स्कोपोलेमिन है। स्कोपोलेमिन को हम हायोसिन के नाम से भी जानते हैं और आपके जो सिलेबस है डी फॉर्म में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में उसमें स्कोपोलेमिन न लिख के हायोसिन ही लिखा हुआ है। तो बॉयज़ प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे स्कोपोलेमिन बोलें चाहे हायोसिन बोलें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। और ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये आपके बेलाडोना एल्कोलाइड यानी धतूरा से निकाले जा रहे हैं। तो ये आपके ये दो हो गए आपके बेलाडोना एल्कोलाइड्स डेरिवेटिव हो गए आपके एट्रोपिन एंड स्कोपोलेमिन। दूसरा है क्या, सेमी सिंथेटिक
सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेलाडोना एल्कोलाइड, यानी बेलाडोना एल्कोलाइड है लेकिन उसमें हमने क्या जोड़ दिया, कुछ ऐसा एजेंट जोड़ दिया जो सेमी सिंथेटिक था। क्या कैसा जोड़ दिया, उसमें सेमी सिंथेटिक था। तो हमारा क्या बनेगा, तो इधर हमने एट्रोपिन लिखा था तो जो सेमी सिंथेटिक चीज़ जोड़ दिया उसके बाद क्या हो गया, ये होम एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के जस्ट पहले होम लिख दीजिएगा, HOM, तो ये आपका ऊपर से याद हो जाएगा। एट्रोपिन है तो ये क्या हो जाएगा आपका होम एट्रोपिन। ऊपर देख लीजिए जैसे इस तरीके से आपका स्कोपोल एमीन था उसका नाम, तो यहाँ पे देख लीजिए नाम याद करने के लिए क्या लिख देंगे, स्कोपोल एमीन मिथाइल ब्रोमाइड। कैसे ना हमने याद रहेगा, स्कोपोल एमीन मिथाइल ब्रोमाइड। और फिर आगा जैसे आपका ये होम एट्रोपिन था उसी तरीके से ये नाम एक और याद कर लेंगे, क्या रहेगा, होम एट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका क्या था, सेमी सिंथेटिक एजेंट जब जुड़ गया था आपके बेलाडोना एल्कोलाइड के साथ तो उसका इस तरीके से ये ड्रग हो गई। अगला क्या है, कोई सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी उसमें बेलाडोना में कोई एक सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, तो ये हो गया आपका प्रोपैनथियोलीन हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेंजोट्रोपिन हो गया, और ये आपका क्या हो गया बाइपेरिडीन। तो ये जहाँ पे स्टार बना हुआ देखिए ध्यान से, एट्रोपिन में स्टार लगा हुआ है और ये आपके प्रोपैनथोलिन में स्टार लगा हुआ है और ये बाइपेरिडीन में स्टार लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि जब ये आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में इनका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर दोनों पढ़ना है, एट्रोपिन, प्रोपैनथोलिन और बाइपेरिडीन। तो इसमें हमने स्टार इसलिए बना दिया क्योंकि ये जो इसका जितना हमने अभी क्लासिफिकेशन बताया, जितना अभी हमने इसको पूरे पेज में जो भी आपका ये क्लासिफिकेशन बताया, ये सारा चीज़ आप किस में लिख देंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में इंट्रोडक्शन में, और बाकी उस मेडिसिन का नाम डिटेल में कर देंगे जिस मेडिसिन को पूछा जाएगा। इसलिए ये जो पहला वाला पेज है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड और फार्माकोलॉजी डिप्लोमा इन फार्मेसी में ये एक पेज कॉमन रहेगा। आपको चाहे केमिस्ट्री में पूछ ले तो चाहे कोलॉजी में पूछ ले तो उसको कॉमन करना है। अब जो अगला पेज मैं आपको दिखाने जाऊंगा उसे सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजी में लिखना है, उसको केमिस्ट्री में उसको नहीं लिखेंगे। तो चलिए अपना में जो हमारा दूसरा पेज है उसमें देखते हैं। तो इसमें हम बात डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। किसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी जो भी कोलिनर्जिक का इफेक्ट प्राप्त हो रहा था उसका नियर अबाउट जो भी इफेक्ट होगा इसका जस्ट उल्टा प्राप्त होगा, कोलिनर्जिक का जस्ट उल्टा प्राप्त होगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट पे जो आपका रिसेप्टार था वो मस्करैनिक रिसेप्टार 2 था, M2 रिसेप्टार था। तो उसमें इसके पहले कोलिनर्जिक में हमने देखा कि रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट को क्या कर दे रहा था, वो डिक्रीज कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एरो जो लगा हुआ है इसका ऊपर की तरफ निशान है, यानी हार्ट का रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ध्यान से देखिए इस निशान को, तो जो रेट है और जो फोर्स है हार्ट का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर एक शब्द लिखा हुआ है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है, देखो टैकीकार्डिया मतलब अगर मैं कहूँ तो अपने शब्दों में कहें तो टी से मतलब तान देना, और किसी चीज़ को जब तान दे देंगे तो लंबा हो जाएगा ना। जैसे रबड़ है अगर आप उसे तान दे रहे हैं तो टी से तान देना और टी से टैकीकार्डिया, तो जब तान दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया का मतलब क्या हो जाएगा कि हार्ट रेट क्या हो जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टैकीकार्डिया का क्या मतलब है, हार्ट रेट और बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ये देख लीजिए किस तरीके से हार्ट रेट उसका बढ़ जा रहा है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जा रहा है। और हाई डोज दे देंगे, जब इसको हम क्या दे देंगे, हाई डोज दे देंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा, इसका बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर हम आप देखिए ब्लड वेसल पे क्या होगा, तो ब्लड वेसल पे कौन सा रिसेप्टार था, M3 रिसेप्टार है। ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में किस प्रकार से काम करता है, तो इसके पहले हमने सिंपैथेटिक में देखा था कि वो कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर रहा था स्मूथ मसल में, लेकिन ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। इसके अब हम बात करते हैं कौन कौन सी स्मूथ मसल में किस प्रकार का काम होगा। तो सबसे पहले हम GIT की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये क्या, अब जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स थी वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम में आ रही थी, लेकिन ये मेडिसिन कहाँ पे आएगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या कर देगा, ये घटा देगा। यहाँ देखिए घटाने का निशान बना हुआ है, घटा देगा। अगला है देखिए टोन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के जो मतलब जो फूलता और पचकता है उसकी जो एक गति होती है उसको क्या कर देगा, स्टोमक के टोन को कम कर देगा। और ये तीसरा देखिए क्या है, पैसेज ऑफ काइम।
क्या कर देगा, पैसेज ऑफ काइम, यानी जो भोजन जो लुद्दी के फॉर्म में एकदम ऐसे लिक्विड के रूप में जो भोजन बन गया है वो क्या हो जाएगा, आपका जो पैसेज है मतलब किस उसका जो मूवमेंट है जो काइम का वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब काइम का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, यानी पेट साफ नहीं होगा। अगला देखिए हमारे ब्रोंकाई में क्या होगा, तो ब्रोंकाई में क्या होगा, हमारे इसमें क्या होगा, स्पाज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पहले हमने कोलिनर्जिक में देखा था कि स्पाज्म बढ़ जा रहा था और दमा जैसे इफेक्ट प्राप्त हो रहे थे, यानी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे स्पाज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐठन क्या हो जाएगी, जो श्वास नाल है वो क्या हो जाएगी, उसमें खुल जाएगी। अगला देखिए यूरिनरी ब्लैडर पे क्या ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो कोलिनर्जिक में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे कभी भी, तो उसके जस्ट पहले आप पहले कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ लीजिएगा। जब आप कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अगला देख लीजिए सिक्रेटरी ग्लैंड का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सिक्रेटरी ग्लैंड का मेजॉरिटी ऑफ केसेस में M1 और M3 रिसेप्टार होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड में, और सिक्रीशन क्या हो जा रहा है, वो घटाने का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, सिक्रीशन घटाने का काम कर रहा है। जैसे स्वेटिंग, पहला यह है कि आपकी जो पसीने की ग्रंथियां स्वेटिंग क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब स्वेटिंग कम हो जाएगी, पसीना कम निकलेगा तो स्किन क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। स्किन क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जब स्किन ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पसीना ही नहीं निकलेगा शरीर से तो तापमान को जो कंट्रोल करने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और पसीना न निकलने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए सिक्रीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है सलाइवेशन, यानी जो सलाइवा है, लार का जो सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो लार का सिक्रीशन हो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लार का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब लार का सिक्रीशन घट जाएगा तो ड्राई माउथ, यानी मुंह सूखा सूखा हो जाएगा। जब मुंह सूखा सूखा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। किसको, किस चीज़ में प्रॉब्लम होगी, टॉकिंग में, यानी बात करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लार जो है लुब्रिकेटिंग का काम करता है। कैसा काम करता है, लुब्रिकेटिंग का काम करता है, स्नेह का काम करता है। तो हमारी जीभ जो है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, सलाइवा नहीं रहे। और स्वेलिंग यानी निगलने में भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुंह एकदम क्या हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा। अगला है हमारा लैक्रिमल। लैक्रिमल यानी आँख में जो हमारी आंसू की ग्रंथियाँ हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड है। इसमें क्या हो जाएगा, आँखें क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। आंखें क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और सूखा सूखा पंसा लगेगा आंखों में। नेक्स्ट देखिए क्या है, गैस्ट्रिक एसिड का भी सिक्रीशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब गैस्ट्रिक एसिड घट जाएगा तो एसिड घट जाएगा, एसिड घटेगा, और क्या हो जाएगा, पेप्सिन कम हो जाएगा। और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तभी हमको अमीनो एसिड्स या एनर्जी उससे प्राप्त होगा। और म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाएगा। अब म्यूकस ही क्या करता है, HCl से हमारे अंदर की जो आपकी GI ट्रैक्ट है उसको HCl से सुरक्षित रखता है। और जब म्यूकस कम हो जाएगा तो कोरोजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और क्या हो जाएगा, जब ये सब कम हो जाएंगे, ये सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इनके क्या है, इनके क्या इफेक्ट है। अगला देखिए हमारा आई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंखों में कौन सा रिसेप्टार होता है, मस्करैनिक का M3 रिसेप्टार होता है। और जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, माइड्रियासिस। माइड्रियासिस इसके पहले कोलिनर्जिक में देखा था कि क्या पिन होल, जो क्या था उसमें पिन होल हो रहा था, उसमें जो आंखों की पुतली थी वो सिकुड़ जा रही थी। तो इसमें, और इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें फैल जा रही है, माइड्रियासिस हो जाता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसमें जनरली एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं आंखों की किसी भी प्रकार की सर्जरी करने के लिए, या आंखों को किसी भी प्रकार का टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और किसी भी पेशेंट को अगर यदि ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में क्या होता है कि आंखों का गोलक बढ़ जाता है, और आंखों के अंदर क्या होता है कि जब आंखों का गोलक बढ़ा रहेगा तो उस समय उसकी आंखों के अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। जब ज़्यादा रहेगा तो इंट्राओकुलर टेंशन ज़्यादा रहेगा। इंट्राओकुलर टेंशन ज़्यादा रहेगा तो आंखों का विज़न क्या हो जाएगा, ब्लर्ड विज़न आता है और साफ दिखता नहीं है। पहले से यदि उसको ग्लूकोमा है और यदि उसे एट्रोपिन दे दिया जाएगा तो रिलैक्सेशन होने की वजह से और ज़्यादा लिक्विड उसमें एक्यूमुलेट होगा, और ज़्यादा लिक्विड एक्यूमुलेट होगा तो उसका इंट्राओकुलर टेंशन और बढ़ेगा, यानी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए ये
प्रॉपरली 100% ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन द पेशेंट ऑफ ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा के पेशेंट को हम इसको नहीं दे सकते, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। अगली बात हम करते हैं सीएनएस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। जनरली थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब टॉक्सिक डोज देते हैं तो वो सेंट्रल एक्साइटेशन करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसी सीएनएस में यदि कोई पेशेंट पीड़ित है पार्किंसोनिज्म से तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों हमने पहले बताया है कि पार्किंसोनिज्म एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्रेन में के अंदर डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। डोपामिन का जो नेचर होता है वो एड्रेनर्जिक होता है, और जो ये आपकी मेडिसिन जो है वो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा कि ये जो है कि एसिटिलकोलिन की मात्रा को घटाएगा, और जब यदि एसिटिलकोलिन घट जाएगा तो डोपामिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ये जान लीजिए कि जब एसिटिलकोलिन और डोपामिन एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, यानी ये एक अगर एसिटिलकोलिन ज़्यादा होगा तो डोपामिन बढ़ जाएगा, और डोपामिन ज़्यादा होगा तो एसिटिलकोलिन घट जाएगा, यानी इनकी मात्रा एक बैलेंस रूप में होनी चाहिए, तभी पार्किंसोनिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि एसिटिलकोलिन बढ़ गया है, यदि एसिटिलकोलिन बढ़ गया है और डोपामिन कम हो गया है, तो डोपामिन का प्रिकर्सर हम लीवोडोपा दे के डोपामिन की मात्रा को ब्रेन में बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे के एसिटिलकोलिन की मात्रा को भी ब्रेन में घटाते हैं, जिससे हम पार्किंसोनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो था एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑन द कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड और फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्माकोलॉजी डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका ये जो पहला पेज है इसका, ये आपके HAP ह्यूमन एनाटॉमी में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ये पेज आप इसको देख लीजिए ध्यान से, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उन ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे जिनके ऊपर स्टार बनाया है। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक ड्रग की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ड्रग की स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।